अब हम पढ़ रहे हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, जो अगेन समझने का है। फिर सीधे मैं ब्रेन में एंटर कर जाऊंगा और सिलेबस में ब्रेन तक ही है, ठीक है, ब्रेन तक ही है। पर फिर भी अगर ओवरव्यू समझना चाहते हो रिफ्लेक्स एक्शन का, तो लास्ट में मैंने 10 मिनट उसको भी देने हैं, ठीक है, वो बच्चे की चॉइस है। यहां तक समझो, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का जनरेशन एंड कंडक्शन, पहले कैसे जनरेट होती है, फिर कैसे उसका ट्रांसफर होता है, कंडक्ट होती है, ठीक है। एनसीईआरटी का पैरा ही उठा लिया है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, ये समझाना बहुत जरूरी है। न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स हैं। कोई भी सेल एक्साइटेबिलिटी रखती है जब उसके मेम्ब्रेन पर कोई चार्ज होता है, पोटेंशियल होता है, तो आप उसको एक्साइटेबल बोलोगे। और अगर आप इसको स्टूमुलेट कर रहे हो और स्टूमुलेट करने पर उसके चार्ज पोटेंशियल में कोई चेंज आता है, समझना, उसको स्टूमुलेट करने पर उसके चार्ज या पोटेंशियल में कोई चेंज आता है, तो वो एक्साइटेबल सेल है, नॉर्मल सेल नहीं है, ठीक है। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल, समझ में आ गया, न्यूरॉन्स कैसे सेल हैं, इट इज एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज्ड स्टेट। उसकी मेम्ब्रेन पर चार्ज है, पोलराइज्ड है, आप समझ रहे हो। ये एक्साइटेबल है, क्यों एक्साइटेबल है, क्योंकि बाहर पॉजिटिव चार्ज, अंदर नेगेटिव चार्ज, इसमें पोलैरिटी है, आप समझ रहे हो, पोलराइज्ड है, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जिनमें चार्ज होता है, जो पोलराइज्ड होते हैं, स्टिमुलेट करने पर इसमें चेंज देखने को मिलता है, तो ये नॉर्मल सेल नहीं है, इट इज अ एक्साइटेबल सेल। ये एक एक्साइटेबल सेल है। आप समझ में आया नहीं आया एक्साइटेबिलिटी होती क्या है, ठीक है, मसल्स में भी होती है। डू यू नाउ वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड, कौन है जो उस मेम्ब्रेन को पोलराइज्ड स्टेट में रखता है, डिटेल्ड पढ़ाने वाला हूं उसका मैं, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूरल मेम्ब्रेन। एक्चुअल में न्यूरल मेम्ब्रेन के ऊपर डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं, लाइक लीकेज चैनल, लाइक वोल्टेज गेटेड चैनल, लिगेंड गेटेड चैनल, आप समझ रहे हो जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद, ठीक है। वो इसको समझ रहे हो, चार्ज इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चैनल आर सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए बोला क्योंकि ये आयन चैनल्स सोडियम के लिए अलग होते हैं, पोटेशियम के लिए अलग होते हैं, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं टू डिफरेंट आयंस। व्हेन अ न्यूरॉन्स इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स, जब कोई न्यूरॉन किसी टाइप के इंपल्स को कंडक्ट नहीं करता, रेस्टिंग स्टेट में होता है, रेस्टिंग स्टेट में होता है, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू पोटेशियम आयन। तो उस समय रेस्टिंग स्टेट में ये मेम्ब्रेन पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेबल होती है। क्यों होती है समझाता हूं अभी, ठीक है। नियरली इम्परमेबल, इम्परमेबल होती है सोडियम आयन के लिए, नियरली इम्परमेबल होती है पर बहुत कम। नियरली इम्परमेबल का मतलब होती है पर बहुत कम। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होती है, उसके लिए भी ये इम्परमिएबल होती है, इन दो चीजों के लिए। ये मैं समझाऊंगा अभी डायग्राम के अंदर, प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। अब आगे आ जाओ डायग्राम के अंदर, पहले डायग्राम पर आ रहा हूं उसके बाद इस पर आऊंगा। आप देखो, तो पहली फेज कौन सी थी, रेस्टिंग फेज, जब न्यूरॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, समझ रहे हो, सॉरी, न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में कोई कंडक्शन ऑफ इंपल्स नहीं हो रहा, रेस्टिंग फेज, इसको पोलराइज्ड फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग कंडीशन है, पोलराइज्ड फेज है, ठीक है। इस समय न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव, रेस्टिंग कंडीशन में ध्यान रखना, ठीक है। बाहर सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ऑलवेज ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम हमेशा ज्यादा होंगे, अंदर पोटेशियम ज्यादा होंगे, जबकि सोडियम पर चार्ज भी पॉजिटिव है, पोटेशियम पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, समझ रहे हो। तो एक्चुअल में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, अब समझो। न्यूरॉन के अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं, अंदर के प्लाज्मा में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, और ये प्रोटीन ऑलवेज अंदर रहते हैं क्योंकि मेम्ब्रेन इसके लिए इम्परमेबल होती है, अभी बताया है मैंने। ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन इन पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम के ऊपर डोमिनेंट होते हैं, भारी होते हैं भाई इनके ऊपर,
इनको दबा के रखते हैं और अपनी चलाते हैं। इस वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। आप समझ रहे हो ना? इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, अगर मैं आपका पोटेंशियल निकालूं कितना चार्ज है रेस्टिंग कंडीशन में, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे निकालोगे? आपने एक इलेक्ट्रोड बाहर की मेम्ब्रेन पर लगाया, एक इलेक्ट्रोड अंदर की मेम्ब्रेन पर लगाया, अंदर की साइड, उनका डिफरेंस निकल के आता है, नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये होता है -70 मिली वोल्ट। -70 मिली वोल्ट माइनस में होगा। ठीक है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज है, ये चार्ज किस वजह से है समझना। बाहर के फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज, अंदर के फ्लूइड में पोटेशियम ज्यादा है, भाई पॉजिटिव चार्ज, तो इनकी वजह से तो नहीं है। अंदर के फ्लूइड में नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जिनके लिए मेम्ब्रेन परमेबल होती है और ये डोमिनेंट होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज पर, इस वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। कोई डाउट? ठीक है, इस वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब कोई कंडक्शन नहीं हो रहा -70 मिली वोल्ट होता है। एक बात समझ में आ गई एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी दूसरी बात समझा रही है कि ये मेम्ब्रेन कैसी है, एक्साइटेबल है, क्योंकि चार्ज है, और चार्ज किस वजह से समझ में आ गया। इसके अलावा उसने बताया कि इस मेम्ब्रेन पर डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स देखने को मिलते हैं। समझो, जैसे चैनल देखने को मिल रहा है, ये लीकेज चैनल है, ये है लीकेज चैनल। लीकेज, लीकेज का मतलब ऑलवेज ओपन, ओपन ऑलवेज, हमेशा खुले रहते हैं। तो पोटेशियम के भी लीकेज चैनल होते हैं और सोडियम के भी लीकेज चैनल होते हैं। ठीक है, यानी पोटेशियम के लीकेज चैनल बहुत ज्यादा होते हैं, सोडियम के लीकेज चैनल बहुत कम होते हैं। एनसीईआरटी क्या लिख रही है कि आप मान के चलो ऑलमोस्ट एब्सेंट होते हैं, मतलब कम होते हैं। 100% एब्सेंट नहीं बोला, ऑलमोस्ट एब्सेंट, इतने कम है कि भाई ऑलमोस्ट एब्सेंट मानो, बहुत कम है। एक दिखा रखा है या बहुत सारे दिखा रखे हैं। यानी रेस्टिंग कंडीशन पर जो पोटेशियम अंदर भरा हुआ था वो धीरे धीरे डिफ्यूज होकर बाहर जाएगा, खुले रहते हैं हमेशा। सोडियम धीरे धीरे अंदर आएगा। यानी रेस्टिंग कंडीशन पर मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी किसके लिए ज्यादा होगी? ये परमिएबिलिटी पोटेशियम के लिए बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिव सोडियम। रेस्टिंग, एनसीईआरटी की लाइनें बोल रहा हूं मैं, एनसीईआरटी बोल रही है रेस्टिंग कंडीशन पर जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है, क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, बाहर पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है, अंदर पॉजिटिवली चार्ज पोटेशियम है, पर पोटेशियम पर ये भारी है, मतलब ज्यादा है। इस वजह से मेम्ब्रेन पर चार्ज आ रहा है नेगेटिव रेस्टिंग कंडीशन में, और ऐसी मेम्ब्रेन को हम, ठीक है, एक्साइटेबल मेम्ब्रेन या एक्साइटेबल सेल बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। इस मेम्ब्रेन पर डिफरेंट टाइप के आयन चैनल्स होते हैं जो सेलेक्टिवली परमेबल होते हैं, मतलब हर चैनल अपने खास आयन के लिए स्पेसिफिक होगा। जैसे पोटेशियम के चैनल अलग हैं, सोडियम के चैनल अलग हैं। इन चैनल से पोटेशियम नहीं जा सकता, इनसे सोडियम नहीं जा सकता। हमेशा पोटेशियम अंदर से बाहर भागेगा, ज्यादा से कम की तरफ डिफ्यूजन होता है। सोडियम बाहर जाता है, बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज करेंगे। कोई डाउट? ऑलवेज ओपन, खुले रहते हैं ऑलवेज। पर ऑलवेज खुले रहते हैं तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल गड़बड़ा नहीं जाएगा भाई। जो पोटेशियम अंदर ज्यादा होना चाहिए तब बाहर भाग रहा है, जो जो सोडियम बाहर ज्यादा होना होना चाहिए तब अंदर भाग रहा है। इससे तो आयोनिक ग्रेडियंट ही बिगड़ जाएगा, और आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ गया तो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है इसको सुनिश्चित करना कि भाई पोटेशियम तुम अंदर रहो, सोडियम तुम बाहर रहो। तो सोडियम को बाहर और पोटेशियम को अंदर करने का जो जिम्मा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो दी जाती है एक पंप को, जो ऑलवेज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट का मतलब हो गया भाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन डिफ्यूजन होता है, और लो से हाई किसी को भेजना हो तो एनर्जी। जब मेट्रो टोटली भरी हुई है, समझ रहे हो, जैसे कौन सी जगह है, कनॉट प्लेस के आसपास पड़ता है ना, कौन सी स्टॉपेज पड़ता है जरा बताओ, जब बहुत भीड़ होती है कनॉट प्लेस के आसपास, जरा बताओ कौन सी जगह होती है? कनॉट प्लेस के आसपास एक जगह है जहाँ बहुत भीड़ होती है।
आगरा में भी मेट्रो है, पता नहीं से चली नहीं चली, मुझे पता नहीं बेटा, बहुत समय से नहीं गया। करोल बाग, राजीव चौक, राजीव चौक, कौन बच्चा है भाई? सार्थक तिवारी, बहुत बढ़िया, ठीक है। सार्थक बच्चे ने सबसे पहले बताया राजीव चौक, हाँ भाई। राजीव चौक पर कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि मेट्रो इतनी तेजी से भर जाती है, और जब उसमें आपको एंटर करना हो गेट बंद होने से पहले, तो पूरा दम लगा करके अंदर जाना पड़ता है, पूरी फोर्स लगा के जाना पड़ता है। यानी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के आप अपोजिट काम कर रहे हो, ठीक है। यानी अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर आप अकेले हो, कंसंट्रेशन कम है, और आपको अंदर से सर बाहर से अंदर जाना है, तो पूरा दम लगा करके आपको अंदर एंटर करना पड़ेगा, पूरा फोर्स लगा के आपको अंदर एंटर करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट काम करना है तो आपकी एनर्जी लगेगी, ठीक है। जैसे तैसे आप चले गए और गेट बंद हो गया। राजीव चौक के बाद अगला स्टेशन आया और पब्लिक को उतरना था, गेट खुला, आपको नहीं उतरना था, आपको नहीं उतरना था, फिर भी आप धक्का खा के बाहर। डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एनी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन कहलाता है, जिसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होती। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में चीजों का जो मूवमेंट है डिफ्यूजन है, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में लाइक राजीव चौक, इसको हम बोलते हैं बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पंप हमेशा, भाई पंप आप चलाते हो, मोटर पंप, ये पंप वो पंप, क्यों चलाते हो भाई? एनर्जी, एनर्जी देके तो चलाओगे। तो यहां पर सोडियम पोटेशियम पंप होता है, जो एटीपी को यूटिलाइज करके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी अंदर सोडियम आ रहे हैं उनको बाहर भेजेगा कि आप बाहर जाओ, 3 सोडियम बाहर, और 3 सोडियम को क्या करेगा, अंदर से बाहर करेगा। कितने सोडियम को? 3 सोडियम को। और बाहर से अंदर 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम आयन को क्या करेगा, बाहर से अंदर के भाई आप अंदर आओ, भाई अंदर भेजना है। जो पोटेशियम बाहर भाग रहे थे उनको अंदर भेजना है, जो सोडियम अंदर आ रहे थे उनको बाहर भेजना है, ठीक है। तो आप कहोगे सर 3 सोडियम बाहर क्यों, 2 पोटेशियम अंदर क्यों, 2 ही क्यों, 3 क्यों नहीं, 3 ही क्यों, 2 ही क्यों नहीं? क्योंकि इस सोडियम पोटेशियम पंप में अंदर सोडियम बाइंडिंग साइट 3 होती हैं और बाहर पोटेशियम बाइंडिंग साइट सिर्फ 2 ही होती हैं। 2 ही पोटेशियम बाइंडिंग साइट्स हैं, तो यहां पर 2 ही पोटेशियम बाइंड कर सकते हैं। यहाँ सोडियम बाइंडिंग साइट्स 3 हैं, तो 3 सोडियम बाइंड कर सकते हैं। आप समझ रहे हो? इसलिए 3 सोडियम बाहर, 2 पोटेशियम अंदर होते हैं, एटीपी का यूज होके होते हैं। इससे आयोनिक ग्रेडियंट मेंटेन रहता है, मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन आएगा कौन है जो आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। तो रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन की जो सिचुएशन होती है कुछ ऐसी होती है, यानी ये न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में मोर परमिएबल किसके लिए होगा, जरा बताओ? पोटेशियम आयन के लिए। मोर परमेबल पोटेशियम आयन के लिए होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? सोडियम आयन के लिए एनसीईआरटी की लाइन ही लिख देता हूं मैं, इम्परमेबल, ठीक है। नियरली, नियरली इम्परमेबल, नियरली इम्परमेबल। सोडियम आयन के लिए नियरली इनपरमेबल होगा, ठीक है। और साथ में इन चार्ज, निगेटिवली चार्ज प्रोटीन के लिए भी नियरली इम्परमेबल होगा। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन मिले। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पूछेगा, आप बता दोगे। मोर परमेबल पोटेशियम, नियरली इम्परमेबल सोडियम और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप ऑन रहता है, 3 सोडियम बाहर 2 पोटेशियम अंदर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट में है, जो ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करता है। अब बताओ क्या चीज आपके समझ में नहीं आई? रेस्टिंग कंडीशन में जो भी हो रहा है आपके सामने है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को डायग्राम में मैंने ऐड कर दिया है। अब यहां तक कोई डाउट? यस या नो? यहां तक कोई डाउट? ऑल सेट, क्लियर? बीएमएस, बीएमएस ऑल सेट, ओके। अभिषेक गौतम, अरे दीदी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा यार, तुम एनसीईआरटी को हल्के में लेते हो यार, ठीक है। एनसीईआरटी को हल्के में मत लो, ठीक है।
अभी भी बड़े बड़े धुरंधर एनसीईआरटी के सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटरेक्ट करता हूँ बहुत सारे लोगों से। एनसीईआरटी की एक एक लाइन में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, ठीक है। अगर दो चार क्वेश्चन उसने कंसेप्चुअल उठा लिए ना वहां से, तो अच्छे अच्छों के ऊपर अच्छे उड़ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, टेंशन मत करो, आप एनसीईआरटी पढ़ो, कंसेप्ट लेके चलो, काम हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत बढ़िया। अगला स्टेप क्या होगा? डीपोलराइजेशन। अगर आप किसी भी न्यूरॉन को स्टूमुलेट करते हो, जैसे मानो कि न्यूरॉन है, मैंने इसको स्टूमुलेट किया, क्या किया? इसको स्टूमुलेट किया, उद्दीपित किया, स्टूमुलेट किया, लेके पंच किया। स्टूमुलेट करते हो तो क्या होगा? स्टूमुलेट करते ही सोडियम चैनल्स ओपन, खुल जाएंगे, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे। जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खुलेंगे तो सोडियम आयन भर भर के अंदर आएंगे। यानी जब डीपोलराइजेशन होगा तब परमेबिलिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी? सोडियम आयन की परमेबिलिटी मोर होगी। सोडियम आयन की परमेबिलिटी मोर होगी क्योंकि सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और सोडियम भर भर के अंदर आएंगे। पोटेशियम पहले से थे, पोटेशियम पहले से थे, सोडियम भी आ गए। सोडियम पोटेशियम दोनों मिलकर के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएंगे। आप समझ रहे हो? तो धीरे धीरे जब डोमिनेंसी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज से धीरे धीरे अंदर पॉजिटिव चार्ज आना चालू हो जाएगा। तो यहां पर एक्शन पोटेंशियल कितना होता है डीपोलराइजेशन के टाइम पर? एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल ये होता है +30 मिली वोल्ट। एग्जैक्ट नहीं होता क्योंकि बॉडी के हर पार्ट की सेंसिटिविटी अलग अलग होती है, समझ रहे हो? इसलिए वेरी करता है, +20 से +40 मिली वोल्ट एक्शन पोटेंशियल, जहां पर आप कह सकते हो इम्पल्स कंडक्शन जनरेट होता है, तो वेरी करता है, ठीक है। जैसे बॉडी के जैसे यहाँ टच करोगे सेंसेशन अलग होगा, हाथों का सेंसेशन अलग होगा, यहाँ का सेंसेशन अलग होगा, लिप्स का सेंसेशन अलग होगा, ईयर का सेंसेशन अलग होगा। आप समझ रहे हो ना? टच करते नहीं ईयर, लोग हिल जाते हैं। तो हर पार्ट की सेंसेशन अलग अलग होती है, उसके हिसाब से एक्शन पोटेंशियल में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। बट अभी तो आपको स्टैंडर्ड याद रखना है, नीट के हिसाब से +30 मिली वोल्ट, ठीक है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वही लिखा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, और बाहर चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, उल्टा हो गया क्योंकि सोडियम के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई मेम्ब्रेन की। ये हो गया एक्शन पोटेंशियल, चला गया डीपोलराइजेशन, इंपल्स चला गया। अब इंपल्स तो चला गया, पर जैसे ही +30 मिली वोल्ट आएगा फिर तुरंत मतलब मिली सेकेंड में चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे ही +30 आएगा, यानी +30 मिली वोल्ट आते ही दो काम होंगे भाई। पहले तो -70 से 0 पहुंचेगा, 0 से +1 +2 +3, जैसे +30 पहुंचेगा एक्शन पोटेंशियल, तुरंत ही ये सोडियम चैनल सारे के सारे इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। इनएक्टिवेशन, इनएक्टिवेशन ऑफ सोडियम चैनल्स। सोडियम चैनल्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे, ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे, सोडियम चैनल्स इनएक्टिव, बंद नहीं बोलेंगे, इनएक्टिवेट। ये इनएक्टिवेट हो गए, सोडियम का आना बंद हो गया। जैसे +30 पहुंचा, पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे और पोटेशियम आयन भर भर के अंदर से बाहर मूव करना चालू कर देंगे। पोटेशियम आयन का मूवमेंट बाहर स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही, क्योंकि +30 चार्ज होते ही इसको कंडक्शन हो गया। आप रेस्टिंग कंडीशन पर लाना ना वापस, पोटेशियम आयन अंदर से बाहर भागेंगे, +30 मिली वोल्ट आते ही पोटेशियम बाहर भागेंगे। अभी सोडियम अंदर है भाई, दोनों पॉजिटिव अंदर हैं, अंदर का चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, वापस नेगेटिव लाना है तो दोनों में से किसी एक को बाहर भेजो ना। तो बाहर किसका डिफ्यूजन हो सकता है? डिफ्यूजन तेजी से होगा, तो भाई सोडियम का डिफ्यूजन नहीं होगा, वो तो सोडियम पोटेशियम पंप से धीरे धीरे जाएगा कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट। हाँ, पोटेशियम तो डिफ्यूज हो सकते हैं ना तेजी से, पोटेशियम बहुत तेजी से डिफ्यूज हो सकते हैं, तो पोटेशियम आयन का तेजी से डिफ्यूजन होगा। अंदर सोडियम है,
सोडियम बेचारे बैठे हैं, ये धीरे धीरे ये सोडियम आयन तो सोडियम पोटेशियम पंप से बाहर जाएंगे, पर पोटेशियम आयन तेजी से अंदर से बाहर मूव करेंगे क्योंकि पोटेशियम चैनल खुल गए +30 मिलीवोल्ट पर, और चार्ज धीरे धीरे वापस अंदर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अब धीरे से क्या हो जाएगी, डोमिनेंट हो जाएगी, क्योंकि कोई ना कोई पॉजिटिव बाहर जाएगा, ये अपने आप डोमिनेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा बताओ, यहां पर पोटेंशियल क्या होगा इसका रीपोलराइजेशन के टाइम पर, पोटेंशियल वापस -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होगी, परमेबिलिटी ऑलवेज पोटेशियम आयन के लिए। पोटेशियम लीक चैनल भी ज्यादा है या पोटेशियम चैनल भी ओपन हो गए। ठीक है, ये पोटेशियम चैनल्स हैं, ओपन हो गए। अब बताओ, ये स्टार्ट हो गया रीपोलराइजेशन, वापस अपनी पुनः स्थिति में आना। ठीक है, रीपोलराइजेशन। पर अगर ये पोटेशियम चैनल्स -70 पर बंद नहीं हुए, क्योंकि इनएक्टिव होना नहीं जानते ये थोड़ी देर में बंद होते हैं, तब तक ज्यादा पोटेशियम आयन बाहर निकल जाते हैं, यानी अंदर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल। ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स। पोटेशियम चैनल्स की लेट क्लोजिंग हो रही है, लेट क्लोजिंग हो रही है, इसलिए इसका पोटेंशियल पहले से भी बढ़ जाता है। पोटेंशियल मोर देन -70 मिलीवोल्ट, इससे ज्यादा या कितना होता है तो आप बोल सकते हो -90 मिलीवोल्ट, एक ही बात है। मोर देन -70 यानी -90 मिलीवोल्ट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू। हाइपर पोलराइजेशन ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल्स, देर में क्लोज हो पाते हैं। तो परमेबिलिटी इसके में क्या होगी, पोटेशियम आयन के लिए मोर परमेबल होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना सोडियम आयन के लिए परमेबिलिटी सिर्फ एक ही टाइम पर ज्यादा होती है, ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन। बाद बाकी की हर फेज में, हर स्टेज में पोटेशियम आयन के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होती है। ये पूरे चारों फेज मैंने बता दिए। इन चारों फेज पर मैं मैकेनिज्म में इंप्लीमेंट कराऊंगा कैसे, आप समझना। अगर मैं आपसे कहता हूं ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है, सोडियम VGC वोल्टेज गेटेड चैनल है, यानी इन चैनल का खुलना और बंद होना मेम्ब्रेन के वोल्टेज पर निर्भर करता है। यानी चैनल तब खुलेंगे जब मेम्ब्रेन के वोल्टेज या पोटेंशियल में चेंज आएगा, उससे पहले नहीं खुलेंगे। खाली स्टूमुलेट करने पर नहीं खुलेंगे। अब पूरी मैकेनिज्म समझो, खुलते कैसे हैं। ये साइटोन है, ये लिगैंड गेटेड चैनल्स होते हैं, लिगैंड गेटेड, डेंड्रोन पर लगे होते हैं लिगैंड गेटेड LGC। सोडियम के भी हो सकते हैं, सोडियम LGC भी हो सकते हैं LGC, या मैकेनिकल गेटेड चैनल भी हो सकते हैं MGC। जैसे किसी ने आपको टच किया, आपको पता चला टच किया, यानी मैकेनिकल स्टिमुलेशन, हवा चली, पता चला कि हाँ हवा चली, मैकेनिकल स्टिमुलेशन। आप समझ रहे हो, किसी ने परफ्यूम खोला, आपने स्मेल ली, वो पार्टिकल आई, टच किए पार्टिकल, ठीक है, आप समझ रहे हो, लिगैंड, उन पार्टिकल लिगैंड का काम कर रहे हैं, लिगैंड गेटेड। तो डेंड्रॉन, ये क्या है डेंड्रॉन, ये क्या है डेंड्रॉन। डेंड्रॉन पर सोडियम के लिगैंड गेटेड या मैकेनिकल गेटेड चैनल लगे होते हैं। जैसे कोई भी पार्टिकल आपने ओपन किया, कुछ भी ऐसा किया, ये पार्टिकल मूव करता हो जाएगा, इन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, रिसेप्टर से बाइंड करते ही सोडियम चैनल्स खुल जाएंगे और थोड़े से सोडियम आयंस के अंदर एंट्री होगी, ये एंट्री, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ सोडियम आयन अंदर एंटर कर जाएंगे। समझना, अभी जो अंदर का चार्ज है, अंदर का चार्ज है -70 मिलीवोल्ट है ना, -70 मिलीवोल्ट। तो -70 मिलीवोल्ट से ये और माइनस में कम हो जाए, -70 से अगर ये -60 हो गया, -70 मिलीवोल्ट जो चार्ज है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -70 मिलीवोल्ट।
ये रेस्टिंग है। अगर आपने इसको -60 पहुंचा दिया, -60 मिली वोल्ट, -70 से इसको आपने अगर -60 पहुंचा दिया, तो ये चैनल खुल जाएंगे। यानी ये चैनल चार्ज के लिए सेंसिटिव हैं, तभी खुलेंगे जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो -70 है वो -60, 10 मिली वोल्ट माइनस में कम हो जाए, बस ये चैनल खुल जाएंगे। तो कम कौन करेगा? ये करेंगे। ये सोडियम जो अंदर एंटर कर रहे हैं ना, ये अंदर आकर के पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा कम होगा -70 से। इसको थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं इसको। इट इज थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है? -60 मिली वोल्ट, जो इन सोडियम चैनल्स को खोलने के लिए रिक्वायर्ड है। ये सोडियम चैनल तब खुलेंगे जब कम से कम ये चार्ज 10 मिली वोल्ट माइनस में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से कम हो जाए। वो कब होगा? जब डेंड्रॉन पर लगे हुए मैकेनिकल या लिगैंड गेटेड सोडियम चैनल्स को स्टिमुलस मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो तुरंत सिग्नल जाएगा, अंदर एंटर करेंगे, ये माइनस में कम होगा, ये खुल जाएंगे। इनके खुलते ही सोडियम भर भर के अंदर आएंगे। ये अरे सोडियम भर भर के अंदर आएंगे। सोडियम के अंदर एंट्री स्टार्ट हो गई। सोडियम आयन जैसे ही अंदर आएंगे तो अंदर का चार्ज अब कैसा हो जाएगा? जरा बताओ, अंदर का चार्ज अब कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। पहले नेगेटिव था, अब पॉजिटिव। चार्ज कैसा हो गया? पॉजिटिव। यानी अब मेम्ब्रेन क्या हो गई? तुरंत ही डीपोलराइज्ड। बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव। बाहर कैसा हो गया? नेगेटिव। अंदर कैसा हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, ये क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। ये हो गया डीपोलराइजेशन। ये मान लो ए है, ये ए पार्ट है, तो ए पार्ट का क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन। पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है अंदर, सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, ये अगले वाले पार्ट के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करेंगे। ये अगले वाले पार्ट के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का काम करेंगे। यानी अब यहां कोई बाहर से नहीं चाहिए, यही सोडियम अगले के ढक्कन खोलेंगे। समझ रहे हो? यानी अभी अभी ये नॉर्मल कंडीशन है, यानी अभी पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन, ये क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। अंदर चार्ज आ चुका है पॉजिटिव। अगर मैं आपसे कहूं कंडक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है? ऑलवेज +2-। ध्यान से देखो, यहां से यहां कंडक्शन हो रहा है, यहां से यहां कंडक्शन हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर से ऐसे होगा उल्टा +2-, तो ऐसा आएगा यहां से यहां, ये ऐसे सर्किट बनेगा +2-, +2-, +2-, और कंडक्शन यूनिडायरेक्शनल होता चला जाएगा। ये इंपल्स जा रहा है, इंपल्स इंपल्स। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कंडक्शन ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो ए पार्ट में डीपोलराइजेशन हो रहा है, बी में नहीं हो रहा। अब पर आगे बी में होगा, जैसे यहां +30 पहुंचेगा, ये यहां के ढक्कन खोल देंगे, अब यहां डीपोलराइजेशन हो जाएगा। फिर ये आगे की ढक्कन खोल देगा, यहां डीपोलराइजेशन होगा सी के अंदर। समझ रहे हो? पीछे वापस रीपोलराइजेशन होता जाएगा, आगे डीपोलराइजेशन होता जाएगा। यानी कंडक्शन हमेशा प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस ऊपर ऐसे तो सर्किट बनेगा। तो अगर मैं डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन ऑफ इंपल्स की बात करता हूं, ये ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज। अगर मैं आपसे पूछूं आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन पे बताओ डायरेक्शन क्या होगा? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन पर ध्यान से देखोगे, B to A, इनर A to B, आउटर पर B to A, बी से ए की डायरेक्शन में हो रहा है। ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। इनर मेम्ब्रेन पर A to B हो रहा है। B to A और A to B ये डायरेक्शन होती है कंडक्शन ऑफ इंपल्स की, ऑलवेज। समझ में आया नहीं आया? अभी एनसीईआरटी का डायग्राम भी समझाता हूं। पहले ये एक्टिवेट होगा, थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट होगी, तब ये चैनल खुलेंगे, डीपोलराइजेशन होगा, आगे अभी पोलराइजेशन है, तो ये जब डीपोलराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये आगे का ढक्कन खोलेगा, जैसे मैं इंपल्स हूं,
मैं यहाँ पर डीपोलराइज हो रहा हूँ तो मैं आगे का ढक्कन खोल दूंगा और उछल के आगे पहुंच जाऊंगा, पीछे रीपोलराइजेशन हो जाएगा। फिर आगे के ढक्कन खोल दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, पीछे रीपोलराइजेशन। यानी इम्पल्स धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है और आगे वाले पार्ट को डीपोलराइज करती है तो पीछे वाले पार्ट को पोलराइज रीपोलराइज करती है। आगे डी पीछे री, आगे डी पीछे री। यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, हमेशा अंदर और बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में ही ये कंडक्शन होगा। तो अब बताओ कोई डाउट है किसी को? यहां तक डाउट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है, एनसीईआरटी भी देख लो। एनसीईआरटी कह रही है रेड कलर हो चुका है, यानी यहां पर डीपोलराइजेशन हो चुका है, डीपोलराइजेशन हो चुका है, डीपोलराइजेशन यहां पर हो चुका है। फिर एनसीईआरटी कह रही है हमेशा जो कंडक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ होता है, प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो ऊपर प्लस से माइनस कैसे होगा? ऊपर प्लस से माइनस उल्टी डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऐसे उल्टी डायरेक्शन में होगा। यानी अगर ये ए है तो कंडक्शन कहां से कहां हो रहा है? अंदर देखोगे ए से बी, बाहर बी से ए, ए से बी, बी से ए। अब ये डीपोलराइज होगा, फिर आगे 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 कहानी चलती जाएगी। अब बताओ कोई डायरेक्शन, कोई डाउट किसी को?